दो चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है, दो सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को। कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। आरव ने देखा और थोड़ा चौंक गया। आलिया के हाथ में जो इनविटेशन था वो बिल्कुल उसके जैसा ही था, उसमें ज़रा भी फर्क नहीं था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? आलिया हंस पड़ी। मुझे मिल गया। आरव इस वजह को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। इमॉर्टल्स की चीज़ें तो स्टोरेज रिंग में रखी जाती हैं, फिर वे कैसे खो सकती हैं या मिल सकती हैं? लेकिन छोटी लड़की साफ तौर पर इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, और वह भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो कल हम साथ चलेंगे। अब जब इनविटेशन है तो वह कल ऑक्शन में साथ ही जाएगा। उस रात कुछ खास नहीं हुआ। अगली सुबह जब ऑक्शन शुरू होने का समय हुआ तो दोनों साथ में स्टार पिकिंग टावर की ओर चल पड़े। पूरे हेवनली डोमेन में सबसे बड़ा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते स्टार पिकिंग टावर का अपर, मिडिल और लोअर हेवनली डोमेन में बहुत बड़ा प्रभाव था। इसी वजह से चाहे वो कहीं भी हो, वह पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे भव्य इमारत होती थी। ट्रेजर सिटी में भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, स्टार पिकिंग टावर आसानी से दिखाई दे जाता था। यह ऑक्शन पिछले कई दशकों में पूरे लोअर हेवन डोमेन का सबसे उच्च स्तर का ऑक्शन था, जिसमें या तो शक्तिशाली एक्सपर्ट्स या फिर अलग अलग क्षेत्रों के शासकों को आमंत्रित किया गया था। इस समय स्टार पिकिंग टावर के प्रवेश द्वार पर दर्जन भर गार्ड्स मेहमानों के इनविटेशंस की जांच कर रहे थे। यह ऑक्शन पहले की तरह नहीं था, इसमें हर किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता था। गेट के पास एक दुबला पतला मिडिल एज आदमी और एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग खड़ा था। अगर आरव इस मिडिल एज आदमी को देखता तो वह तुरंत पहचान लेता, ये फॉल्कन सेक्ट का मुकेश था, एक पीक ग्रेट इमॉर्टल जिसने पहले कई बार हिमानी से लड़ाई की थी। दूसरा सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग नारद था, फॉल्कन सेक्ट का 8वां एल्डर, जो पीक ग्रेट इमॉर्टल रेल्म का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट था। एल्डर, ज़रा फिर से देखिए, इनविटेशन कैसे खो सकता है? मुकेश घबराया हुआ लग रहा था। इस बार फॉल्कन सेक्ट को 2 इनविटेशंस मिले थे, और वह किसी तरह 8वें एल्डर के साथ यहां ऑक्शन में भाग लेने आया था। वह चाहता था कि इस मौके पर उसका अनुभव बढ़े, और अगर कुछ अच्छे ट्रेजर्स मिल जाएं तो और भी अच्छा होता। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रेजर सिटी तक का लंबा सफ़र तय करने के बाद उनका इनविटेशन ही गायब हो जाएगा और गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक देंगे। 8वें एल्डर नारद भी बेहद परेशान थे। इनविटेशन पहले उनके स्टोरेज रिंग में रखा था, लेकिन अब वो कहीं नहीं मिल रहा था। स्टोरेज रिंग सही सलामत था, और अंदर की बाकी सारी चीज़ें भी ठीक थीं, बस 2 इनविटेशंस गायब थे। उन्होंने अपने डिवाइन सेंस से खुद को सिर से पैर तक फिर से जांचा, यहाँ तक कि जिन इन्स में रुके थे वहाँ भी खोजा, लेकिन इनविटेशन का कोई निशान नहीं मिला। इससे वो मुकेश से भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि मुकेश तो सिर्फ एक फॉलोअर था, जबकि वह सेक्ट लीडर के आदेश पर यहाँ आए थे, उस ट्रेजर को लाने के लिए जिस पर उनकी नज़र थी। लेकिन अब इनविटेशन खो गया था, और वह दरवाजे के अंदर भी नहीं जा सकते थे। अगर वह वापस गए तो साथ ही डिसाइपल्स उनका मजाक उड़ाएंगे और सेक्ट लीडर उन्हें सजा भी देगा। कमबख्त, ये आखिर गए कहाँ? काफ़ी देर खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो नारद बहुत चिड़चिड़ा हो गया। मुकेश बोला, एल्डर, ज़रा सोचिए, पिछले कुछ दिनों में आप कहाँ कहाँ गए थे? नारद ने खुद को शांत किया और गंभीरता से सोचने लगा। हम बिना रुके सीधे ट्रेजर सिटी आए थे, कहीं और नहीं गए। कल बस थोड़ी देर सड़क पर घूमे और फिर इन लौट गए। सामान्य हालात में तो ये खो ही नहीं सकता। उसने शहर में प्रवेश से पहले इनविटेशन देखा था, लेकिन अब वह गायब था। उसने पूरा सफ़र याद किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जहाँ तक चोरी का सवाल है, उसने इस संभावना पर सोचा भी नहीं। वह पीक ग्रेट इमॉर्टल था, उसकी चीज़ें चुराना इतना आसान नहीं था। और अगर कोई चोर होता तो वह रिंग के अंदर के सेलेस्टियल क्रिस्टल्स क्यों छोड़ देता और सिर्फ इनविटेशन ही ले जाता? लेकिन जो भी हो, इनविटेशन अब नहीं था, और वे ऑक्शन में नहीं जा सकते थे। काफ़ी देर तक सोचने के बाद दोनों के मन में नाराजगी भर गई। मुकेश ने कहा, एल्डर, क्यों न कोई दूसरा तरीका सोचें? इनविटेशन के बिना वे हमें अंदर नहीं जाने देंगे, और क्या कर सकते हैं?
नारद परेशान होकर बोला, अगर यह कोई और जगह होती तो फॉल्कन सेक्ट के 8वें एल्डर होने के नाते उसे जरूर सम्मान मिलता। लेकिन सामने स्टार पिकिंग टावर था, पूरे इमॉर्टल रेल्म का एक विशाल संगठन, वह किसी लोअर रेल्म के सेक्ट को क्यों महत्व देगा? मुकेश बोला, एल्डर, क्या आपकी इनफ्रॉस्ट पवेलियन के मास्टर डू से पहचान नहीं है? क्यों न उनसे मदद मांगें? नारद ने सिर हिलाया, ऑक्शन शुरू होने वाला है, अब समय नहीं है। और अगर हम उनसे मिल भी लें तो क्या होगा? इनफ्रॉस्ट पवेलियन की स्थिति ट्रेजर सिटी में ऊंची जरूर है, लेकिन ऑक्शन लू के सामने कुछ नहीं। वो मुश्किल से एक दो इनविटेशन ही दिला पाएंगे, जो उनके लिए ही काफ़ी नहीं होंगे, हमारे लिए कहाँ से लाएंगे? तो हमें कोई और तरीका निकालना होगा, नहीं तो बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा पाएंगे। मुकेश ने भौहें सिकोड़ ली, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। एल्डर, मेरे पास एक उपाय है। हम किसी सही व्यक्ति को ढूंढकर उसका इनविटेशन खरीद सकते हैं, और अगर वह नहीं माने तो छीन सकते हैं। वैसे भी ये इनविटेशंस नाम से जुड़े नहीं होते। नारद की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे कोई नया रास्ता मिल गया हो। लेकिन फिर वो थोड़ा झिझका, ये ठीक नहीं होगा। इस बार स्टार पिकिंग टावर ने सिर्फ सबसे शक्तिशाली लोगों को ही बुलाया है। हमारी ताकत से उनसे छीनना मुश्किल होगा। मुकेश बोला, एल्डर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। स्टार पिकिंग टावर भले ही ताकतवर लोगों को बुलाता है, लेकिन हर ताकतवर व्यक्ति ऑक्शन में आने में इंटरेस्ट नहीं रखता। कुछ इनविटेशन सीधे दूसरों को दे दिए जाते हैं, और कुछ तो दूसरे दर्जे के इमॉर्टल्स के हाथ में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग कम होंगे, लेकिन ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। नारद ने हल्का सा सिर हिलाया, ये बात सही लग रही थी, जैसे उनके सेक्ट लीडर खुद नहीं आए और इनविटेशन उन्हें दे दिया। उनके मुकाबले वो एक एल्डर होते हुए भी बहुत ऊंचे दर्जे का था, उससे नीचे के लोग तो और भी बहुत थे। ठीक है, कोशिश करते हैं। आखिरकार उसने ये तरीका अपनाने का फैसला किया, क्योंकि बिना इनविटेशन के वो सेक्ट लीडर का काम पूरा नहीं कर सकता था। दोनों एंट्रेंस से करीब 100 मीटर दूर खड़े होकर अपने शिकार की तलाश करने लगे। स्टार पिकिंग टावर के अपने नियम थे, अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाहर चाहे कुछ भी हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से दोनों में इतनी हिम्मत थी। काफी देर तक देखने के बाद उन्होंने पाया कि ऑक्शन में आने वाले लोगों की या तो बहुत बड़ी पहचान थी या बहुत ऊंची कल्टिवेशन, इसलिए वे किसी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाए। समय तेजी से बीत रहा था, तभी मुकेश की आंखें चमक उठीं और उसने आगे इशारा किया, एल्डर, देखिए, ये दो लोग काफी सही लग रहे हैं। नारद ने उसकी उंगली की दिशा में देखा, एक युवक और एक युवती उनकी ओर आ रहे थे। युवती की कल्टिवेशन ग्रेट इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर थी, जबकि युवक सिर्फ गोल्डन इमॉर्टल था। वो खुद पीक ग्रेट इमॉर्टल था। उसकी नज़र में गोल्डन इमॉर्टल और ग्रेट इमॉर्टल दोनों ही चींटियों जैसे थे। सबसे अहम बात, ये दोनों पूरी तरह अनजान थे। उसने उन्हें किसी भी सेक्ट के कोर डिसाइपल्स में कभी नहीं देखा था, यानी इनके पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। यही है, चलो देखते हैं। ये कहकर दोनों तेजी से आगे बढ़े और उस युवक युवती के सामने जाकर उनका रास्ता रोक लिया। आरव का रास्ता रोक लिया गया, और उसने यहाँ अचानक मुकेश को देखा। वो उस बूढ़े से बेहद नफरत करता था, जिसने पहले हिमानी को लगभग नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन पिछली बार ऑक्शन में उसकी ताकत बहुत कम थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर से सामना हो जाएगा। मुकेश को बिल्कुल पता नहीं था कि पिछली बार जिस व्यक्ति से वह मिला था वह धीरज था, इसलिए उसने आरव को बिल्कुल नहीं पहचाना। उसने एक गोल्डन इमॉर्टल पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे आलिया की ओर देखा, जिसकी ताकत ज्यादा थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस सेक्ट से हैं? मैं किसी सेक्ट से नहीं हूं। मेरे मास्टर गुजर चुके हैं और मेरी बहन भी नहीं रही। अब सिर्फ मैं और मेरे जीजाजी ही बचे हैं। आलिया को सामने वाले की मंशा बिल्कुल समझ नहीं आई और उसने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। चेहरा उदास हो गया। ये सुनकर कि वह एक बिना सहारे की साधारण कल्टिवेटर है, मुकेश बेहद खुश हो गया, जैसे किसी भेड़िए को छोटा सा मेमना मिल गया हो। छोटी परी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ऑक्शन में, आलिया बोली। हाँ, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? मुकेश बोला, नहीं, बस ये पूछना था कि क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? आलिया ने सिर हिलाया, बिल्कुल है, नहीं तो ऑक्शन में कैसे जाते? मुकेश मुस्कुराया, एक बात करनी थी। हम भी ऑक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इनविटेशन नहीं है। क्या तुम अपना इनविटेशन हमें बेच सकती हो? आलिया थोड़ी देर सोचकर बोली, कितने इमॉर्टल क्रिस्टल्स दोगे? मुकेश ने हाथ उठाया, 50,000।
अगर सामने वाले के पास ताकत या बैकग्राउंड होता तो उसे ज़्यादा कीमत देनी पड़ती, लेकिन अब यह एक असहाय छोटी इमॉर्टल्स लगी, इसलिए उसने कीमत बहुत कम रखी। नारद बगल में खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र में इतने छोटे स्तर के इमॉर्टल्स से बात करना उसके स्तर के लायक नहीं था। आलिया ने आरव की ओर देखा, जीजा जी, बेचे या नहीं? नहीं बेचेंगे, आरव ने बिना सोचे मना कर दिया। मजाक है क्या? उसने इतनी मेहनत से इमॉर्टल क्रिस्टल्स इकट्ठे किए हैं इमैक्युलेट हेवनली बुक के लिए, और अब ऐसे ही वापस चला जाए? और इतनी बड़ी ऑक्शन में सिर्फ 50,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स में इन्विटेशन बेचना, ये तो मजाक ही है। लड़के, एहसान मत भूलो, मुकेश हंसते हुए बोला, जल्दी से इन्विटेशन दे दो, हम तुम्हें 10,000 देंगे, नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और यहीं अपनी जान भी गंवा सकते हो। आलिया ने बड़ी मासूम आंखों से देखा, क्यों एक पैसा नहीं मिलेगा? और जान क्यों जाएगी? इन्विटेशन तो हमारा है ना? हूँ। मुकेश कुछ पल के लिए चुप रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ग्रेट इमॉर्टल इतनी अनजान होगी। क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। कुछ चीजें बिना ताकत के बचाई नहीं जा सकती, उल्टा मुसीबत बन जाती हैं। जल्दी से हमें दे दो। उसने आसपास देखा, कोई खास नहीं था, तो उसने सीधे छीनने का फैसला किया। बूढ़े, तुम गलत कह रहे हो, मेरे जीजाजी बहुत बहुत ताकतवर हैं। आलिया ने मुट्ठी बांधी, छीनने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, चले जाओ, नहीं तो जीजाजी सबक सिखाएंगे। मुकेश हैरान रह गया। एक ग्रेट इमॉर्टल, गोल्डन इमॉर्टल के सहारे ग्रेट इमॉर्टल को धमका रही थी, कोई सुनता तो विश्वास नहीं करता। नारद ने अधीर होकर कहा, बस करो, दो चींटियों से क्या बात करना। जी, एल्डर। मुकेश अब रुका नहीं और आलिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे लगा कि वह आसानी से उसे काबू कर लेगा और उसका स्टोरेज रिंग छीन लेगा। पास खड़े गोल्डन इमॉर्टल को तो उसने गिनती में भी नहीं लिया। लेकिन आलिया बहुत फुर्तीली थी, वह तुरंत घूमकर आरव के पीछे छिप गई। जीजाजी, इसे मारो। मुकेश का हाथ खाली रह गया और उसने तुरंत आरव पर हमला कर दिया। दफा हो जाओ, आरव चिल्लाया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। इस बूढ़े ने पहले हिमानी को नुकसान पहुंचाया था, पुरानी और नई दुश्मनी एक साथ थी, वह कैसे नरमी दिखाता? मुकेश बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गोल्डन इमॉर्टल उसे घायल कर देगा। वो तोप के गोले की तरह पीछे जा गिरा, मुंह से खून बहता रहा। जमीन पर गिरते ही उसने फिर खून उगला, चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। तूने मेरी कल्टिवेशन खत्म कर दी। उसके डैंशन की इमॉर्टल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वह अब पीक ग्रेट इमॉर्टल नहीं रहा, एक साधारण इंसान बन गया था। जीजाजी, आप तो कमाल हो, आलिया खुशी से चिल्लाई, ऐसे लोगों को तो सबक मिलना ही चाहिए। नारद, जो अब तक घमंड से खड़ा था, ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा था कि यह छोटा मामला है, लेकिन मुकेश जैसे एक्सपर्ट को एक ही वार में खत्म कर दिया गया। उसने आंखें सिकोड़कर आरव को देखा। उसे समझ आया कि यह गोल्डन इमॉर्टल अपनी ताकत छिपा रहा है, कम से कम ग्रेट इमॉर्टल के स्तर का है, शायद उससे भी ज्यादा। फिर भी उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। चालाक लड़का, देखता हूं कितनी ताकत छिपा रखी है। ये कहकर उसने हमला किया। जीजाजी, मारो, आलिया पीछे से चिल्लाए। अब आसपास कई इमॉर्टल्स इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सिर हिलाया, उनके हिसाब से यह एक तरफा लड़ाई थी। लेकिन जो हुआ, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। छोटे गोल्डन इमॉर्टल ने सीधा मुक्का मारा, जो नारद के सीने पर पड़ा। आरव ने पूरी ताकत लगा दी, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। पिछली बार डुरोसी को हराने के बाद उसे थोड़ा भरोसा था, और उसने मन ही मन चमत्कार की उम्मीद की। और सच में, चमत्कार फिर हुआ। नारद का हमला उसके मुक्के से टूट गया, और वह सीधा उसके सीने पर लगा। हड्डियां टूटने की आवाज आई, उसका सीना धंस गया, और वह कई मीटर दूर जाकर गिरा, मुंह से खून बहता रहा। ये सभी लोग स्तब्ध रह गए, जैसे भूत देख लिया हो। ये सच में एक तरफा लड़ाई थी, लेकिन उल्टी, एक गोल्डन इमॉर्टल ने पीक ग्रेट इमॉर्टल को हरा दिया था। आरव ने अपने हाथ की ओर देखा, वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी असली ताकत तो ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल तक ही थी, फिर यह कैसे संभव हुआ? पहली बार डुरोसी को हराना शायद संयोग था, लेकिन अब नारद किसी तरह जमीन से उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर गहरा सदमा और डर साफ दिखाई दे रहा था। जब आरव ने वो मुक्का मारा था, उसी क्षण उस पर एक भयानक दबाव छा गया था। उसकी कल्टिवेशन दब गई थी और उसके पास बिल्कुल भी विरोध करने की ताकत नहीं बची थी।
ये क्या हो रहा है? क्या ये युवक असल में कोई ग्रैंड इमॉर्टल है जो अपनी पहचान छिपा रहा है? क्या उसने हमेशा अपनी ताकत छुपा कर रखी थी? अब क्या करूं? लगता है इस बार सच में बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने सोचा था ये दोनों कमजोर हैं, लेकिन कौन जानता था कि इनमें इतनी भयानक ताकत होगी। अब समझ में आया, वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी, उसका जीजाजी सच में बहुत खतरनाक है। तभी जब दोनों घबराए हुए और असमंजस में थे, उनकी नज़र के सामने अचानक दो लोग आए, तक्षक और राजन, इनफ्रॉस्ट पवेलियन से। नारद की आंखें चमक उठीं। वह पहले तक्षक को जानता था, दोनों के बीच अच्छी पहचान थी। भले ही बहुत गहरी दोस्ती न हो, लेकिन एक दूसरे को सम्मान तो देते ही थे। सामने वाला मिड स्टेज ग्रेट इमॉर्टल था। इस बार मैं बच गया, ये सोचकर वह तुरंत उनकी ओर भागा। ब्रदर डू, मुझे बचाओ। तेजी से भागने के कारण उसके मुंह से खून की एक धारा निकल पड़ी। ब्रदर यंग, तुम? तक्षक चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ नारद से मिलेगा, और वह भी इस हालत में। तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? मुझे इस पागल ने घायल कर दिया है, कृपया मेरी मदद करो। नारद ने ये कहकर आरव की ओर इशारा किया। उसके हिसाब से ट्रेजर सिटी में इनफ्रॉस्ट पवेलियन सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक था। भले ही वह ऑक्शन लू या सिटी लॉर्ड्स मैंशन जितना बड़ा ना हो, लेकिन आम लोगों से तो बहुत ऊपर था। तक्षक मिड स्टेज ग्रेट इमॉर्टल था। भले ही सामने वाला अपनी ताकत छिपा रहा हो, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। तक्षक ने जैसे ही आरव की ओर देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया, यहाँ तक कि उसके पैर हल्के हल्के कांपने लगे। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हटो, मेरे पास मत आओ। थोड़ा रुककर उसने नारद को जोर से लात मारकर दूर कर दिया। फिर वह आरव की ओर मुड़ा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर एल्केमिस्ट, मैं सच में इसे नहीं जानता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके मन में इस समय वह नारद की 18 पीढ़ियों को कोस रहा था। तुम यहाँ क्यों आए और मुझे मुसीबत में डाल दिया? पहले डुरोसी उसका अपना वंशज था, इसलिए उसे मजबूरी में बचाना पड़ा और 100 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स देने पड़े। लेकिन नारद से तो सिर्फ सामान्य पहचान है, अब पता नहीं इस बार कितना नुकसान होगा। और सामने खड़ा ये युवक बहुत ही अजीब है, कहीं ऐसा ना हो कि 100 मिलियन भी उसे कम लगे। अब तो उसे पछतावा होने लगा था। अगर उसे पता होता कि आरव ऑक्शन में आएगा, तो वह इनविटेशन फाड़ देता, लेकिन यहाँ नहीं आता। उसने मन ही मन तय कर लिया, ये युवक उसका अशुभ संकेत है, इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा। नारद को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। उसे जो लात पड़ी, उससे वह लगभग बेहोश हो गया, उसका चेहरा पूरी तरह स्तब्ध था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, इनफ्रॉस्ट पवेलियन का प्रमुख, मिड स्टेज ग्रेट इमॉर्टल, एक युवक से इतना क्यों डर रहा है। आरव हल्के से मुस्कुराया, ठीक है, मुझे लगा तुम उसकी मदद करने आए हो। तक्षक तुरंत हाथ हिलाने लगा, नहीं नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, मदद तो दूर की बात है। नारद सदमे और गुस्से में था, उसने फिर खून उगला। तभी आरव उसकी ओर बढ़ा। अभी तुम लोग मेरा इनविटेशन छीनने की कोशिश कर रहे थे, है ना? नारद कुछ कहना चाहता था, लेकिन सच्चाई से कैसे इनकार करता। आरव ठंडा मुस्कुराया, अगर वे उसे लूटना चाहते थे, तो अब खुद लूटने के लिए तैयार रहें। वो उसका स्टोरेज रिंग छीनने ही वाला था कि अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। युवक, मुझे थोड़ा मान दोगे? इस मामले को यहीं खत्म कर दें। आरव ने मुड़कर देखा, एक मोटा सा मिडिल एज आदमी आ रहा था, उसके पीछे एक घमंडी सा युवक था। सिटी लॉर्ड, मेरी मदद कीजिए। नारद ने उसे देखकर फिर से मदद की गुहार लगाई, जैसे उसे जीवनदान मिल गया हो। यह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि ट्रेजर सिटी का सिटी लॉर्ड, लोकेश था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, और उसमें जरा भी सिटी लॉर्ड जैसी दबंगता नहीं दिखती थी। लेकिन आरव को उसे देखते ही ग्रेस की याद आ गई। दोनों ही चालाक लोमड़ियों जैसे थे, जो मुस्कान के पीछे अपनी असली ताकत छुपाते हैं। उसके पीछे खड़ा युवक उसका बेटा था, यंग सिटी लॉर्ड सरस। सिटी लॉर्ड, मेरी मदद कीजिए, नारद ने फिर विनती की। लोकेश ने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा। युवक, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो, एक असाधारण व्यक्ति हो। मैं ट्रेजर सिटी का सिटी लॉर्ड लोकेश हूँ। जैसा कहा जाता है, मुस्कुराते चेहरे पर वार नहीं किया जाता। आरव को वह पसंद नहीं था, फिर भी उसने शिष्टता बनाए रखी। मेरा नाम आरव है। प्रणाम, सिटी लॉर्ड। अरे, ऐसा मत कहो। लोकेश हंसते हुए बोला, यंग आरव, क्या मेरे लिए इस मामले को यहीं खत्म कर सकते हो?
ये सुनकर आसपास के लोग दंग रह गए। सभी जानते थे कि यह सिटी लॉर्ड ऊपर से जितना सरल दिखता है, असल में उतना ही खतरनाक है। लेकिन आज वो इतना विनम्र था। ये युवक आखिर है कौन? आप बहुत कृपालु हैं, सिटी लॉर्ड। यहीं खत्म करते हैं। आरव ने नारद के स्टोरेज रिंग की ओर देखा। अब उसे लूटना संभव नहीं था। आखिर सामने सिटी लॉर्ड खड़ा था, और यह भी साफ था कि वह बहुत खतरनाक व्यक्ति है, जिसकी ताकत ग्रेस से कम नहीं है। लोकेश ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब इजाज़त दीजिए। आरव ने ज़्यादा बात नहीं की, आलिया को लेकर सीधे ऑक्शन हॉल के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद लोकेश ने नारद की ओर देखा। फोर्थ एल्डर जी, हमारी तरफ से स्वागत में कमी रह गई, इसके लिए क्षमा करें। आरव के जाने के बाद नारद ने आखिरकार लंबी राहत की सांस ली। सिटी लॉर्ड, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोकेश मुस्कुराया और पास खड़े तक्षक की ओर मुड़कर बोला, लॉर्ड डू, मैं आज अपने बेटे को ऑक्शन में लाया हूँ, और मुझे कुछ और काम भी हैं। किसी दिन फुर्सत में साथ बैठकर पीते हैं। इतना कहकर उसने तक्षक और आसपास के लोगों को नमस्कार किया और अपने बेटे के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर सरस नाराज होकर बोला, पिताजी, आप उस छोटे से गोल्डन इमॉर्टल के साथ इतने विनम्र क्यों थे? मेरे हिसाब से तो हमें उसे पकड़ लेना चाहिए था, ताकि सिटी लॉर्ड्स मैंशन की प्रतिष्ठा बनी रहे। तुम इतने अधीर और आवेगी हो, आगे चलकर मेरी जगह कैसे संभालोगे? लोकेश ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, मैं हजारों साल से सिटी लॉर्ड हूँ, सिर्फ ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी की वजह से। भले ही मैं ट्रेजर सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ, लेकिन हर किसी से उलझना सही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उलझने का मतलब पूरी तरह विनाश होता है। सरस अभी भी असंतुष्ट था। मैं समझता हूँ, लेकिन वह तो बस एक गोल्डन इमॉर्टल था, मैं तो उसे एक थप्पड़ में मार सकता था। लोकेश ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ गोल्डन इमॉर्टल? क्या तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा? एक गोल्डन इमॉर्टल ने फॉल्कन सेक्ट के 8वें एल्डर को बुरी तरह हरा दिया, क्या ये सामान्य है? और इनफ्रॉस्ट पवेलियन का प्रमुख उससे डर रहा था, क्या ये भी सामान्य है? ये सरस चुप हो गया। सच में ये बात सामान्य नहीं थी। एक गोल्डन इमॉर्टल का ग्रेट इमॉर्टल को हराना, ये तो असंभव जैसा था। और इनफ्रॉस्ट पवेलियन का स्थान ट्रेजर सिटी में सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बराबर था। वो उसके पिता का सम्मान करता था, लेकिन डरता नहीं था। फिर भी वह ठंडे स्वर में बोला, फिर भी वह सिर्फ गोल्डन इमॉर्टल ही है, जरूर उसने कोई चाल चली होगी। लोकेश ने सिर हिलाया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी नहीं चाहिए, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हें अपने स्वभाव को सुधारना होगा, ताकि आगे चलकर मेरी जगह संभाल सको। सरस कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर नाराजगी साफ दिख रही थी। वो खुद ग्रेट इमॉर्टल था, इसलिए गोल्डन इमॉर्टल को वह बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। उसे लगता था कि आरव ने नारद को हराया जरूर है, लेकिन जरूर किसी चाल या रहस्य के सहारे। ठीक है, मुझे और काम है। तुम यहाँ रहकर ऑक्शन में हिस्सा लो और अनुभव लो। लोकेश अपने बेटे को लेकर चिंतित था। वह उसे योग्य सक्सेसर बनाना चाहता था। सरस प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत उग्र था और उसमें चतुराई की कमी थी। इसलिए उसने उसे यहाँ अकेले छोड़ा, ताकि वो खुद अनुभव से सीखे। चिंता मत कीजिए पिताजी, ये सिर्फ एक ऑक्शन है, इसमें क्या खास है? आखिर यह ट्रेजर सिटी है, हमारा इलाका। तुम कब समझोगे कि घमंड और अधीरता छोड़नी होगी? लोकेश ने सिर हिलाया, फिर एक झटके में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ सरस खड़ा रह गया। पीछे तक्षक नारद के पास आया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, ब्रदर यांक, अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना, मजबूरी थी। नारद ने आह भरी। आखिर उसकी स्थिति और ताकत दूसरों से कम थी। ब्रदर डू, मुझे समझ नहीं आता, तुम एक गोल्डन इमॉर्टल से इतना क्यों डरते हो? तक्षक ने बात टाल दी, ये लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। फिर उसने पूछा, ब्रदर, क्या तुम ऑक्शन में जा रहे हो? नारद ने अपने होंठ से खून साफ किया, जाना तो था, लेकिन इनविटेशन खो गया, अब नहीं जा सकता। अच्छा, तो ये लो मेरा इनविटेशन। तक्षक ने हाथ घुमाया और अपने दोनों इनविटेशंस निकाल लिए, यहाँ तक कि राजन वाला भी। इसे मेरी माफ़ी समझो। नारद चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इतने कीमती इनविटेशंस दे देगा। ले लो, संकोच मत करो। तक्षक ने उसे इनविटेशन दे दिया और राजन के साथ चला गया। ब्रदर डू, धन्यवाद।
नारद भावुक हो गया। उसने मुकेश की ओर देखा, वो उसका वफादार आदमी था। चलो, अब हमारे पास 2 इनविटेशंस हैं, अंदर चलकर देखते हैं, शायद तुम्हारी कल्टिवेशन वापस लाने का कोई उपाय मिल जाए। मुकेश का चेहरा फीका पड़ चुका था। एक इमॉर्टल के लिए कल्टिवेशन खोना मौत से भी बदतर था। लेकिन ये सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद जाग उठी। धन्यवाद, एल्डर। दोनों किसी तरह उठे और लंगड़ाते हुए अंदर चले गए। उधर स्टार पिकिंग टावर से बाहर निकलते हुए राजन ने पूछा, ब्रदर, आपने दोनों इनविटेशंस क्यों दे दिए? तक्षक ने आह भरते हुए कहा, मैं एहसान कर रहा हूँ और खुद को बचा रहा हूँ। तुमने देखा नहीं, वह आरव नाम का लड़का अंदर गया है। जब भी इनफ्रॉस्ट पवेलियन उसका सामना करता है, हमें नुकसान ही होता है। बेहतर है जितना दूर रहें उतना अच्छा। राजन ने सोचा, ये बात सच है। आरव से टकराने के बाद वे पहले ही 1 अरब से ज़्यादा इमॉर्टल क्रिस्टल्स खो चुके थे। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों तुरंत वहाँ से चले गए। उधर आरव और आलिया ने अपने इनविटेशंस दिखाए और अंदर प्रवेश किया। यह ऑक्शन हॉल आइस डोम एम्पायर वाले ऑक्शन से कहीं ज़्यादा भव्य था। सीटें बहुत शानदार थीं, लेकिन सिर्फ लगभग 100 ही थीं। ऐसे उच्च स्तर के ऑक्शन में बिना इनविटेशन कोई अंदर नहीं आ सकता था। दोनों बैठकर आसपास देखने लगे। यहाँ कई शक्तिशाली लोग मौजूद थे, कुछ ग्रेट इमॉर्टल, कुछ ग्रेट इमॉर्टल। और पूरे हॉल में सिर्फ एक ही गोल्डन इमॉर्टल था, आरव। आमतौर पर ऐसे ऑक्शन में सेक्स के बड़े लोग खुद नहीं आते, बल्कि अपने डिसाइपल्स या एल्डर्स को भेजते हैं। धीरे धीरे सभी सीटें भर गईं। सबसे आखिर में नारद और मुकेश आए, लंगड़ाते हुए। खाली जगह न होने के कारण वे आरव के पास ही बैठ गए। नारद ने गुस्से से उसकी ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, तू बस इंतजार कर लड़के, जरूर, आप कभी भी आ सकते हैं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी नज़र स्टोरेज रिंग पर घूम गई। लोकेश ने अभी मेरा प्लान खराब कर दिया। मैं उसे लूट नहीं पाया। अगर यह आदमी बाहर निकलने के बाद समझदारी नहीं दिखाता तो ये रिंग मेरी होगी। नारद कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक बेहद शक्तिशाली दबाव पूरे दुकान में फैल गया। आरव के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ये दबाव इतना शक्तिशाली था कि यह ग्रेट इमॉर्टल से भी ऊपर था, साफ तौर पर इमॉर्टल किंग के स्तर का था। यह ऑक्शन लू की एक सामान्य रणनीति है। इतना बड़ा बाजार बिना किसी शक्तिशाली व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं चल सकता। शुरुआत से पहले सेलेस्टियल किंग के जरिए दबदबा बनाना एक सीधी और प्रभावी रणनीति है, जो सेलेस्टियल रेल्म के उस नियम के अनुसार है जहां ताकत ही सब कुछ होती है। असल में इसका असर काफी अच्छा पड़ा। इमॉर्टल किंग का दबाव आते ही, भले ही वो थोड़ी देर के लिए था और जल्दी ही हट गया, लेकिन वहां मौजूद सभी इमॉर्टल्स काफी शांत और संयमित हो गए। इसके बाद एक मध्यम कद का मध्यायु का आदमी नीलामी मंच पर आया। सम्मानित अतिथियों, ऑक्शन लू में आपका स्वागत है। मैं एलिस हूँ, इस स्थान का प्रबंधक। उसने संक्षिप्त परिचय दिया और फिर ऑक्शन लू के नियम पढ़ने लगा। संक्षेप में नियम बहुत सरल थे। दूसरे ग्राहकों को धमकाना मना है, कार्यक्रम खत्म होने से पहले जाना मना है, और झूठी बोली लगाना मना है, अन्यथा कड़ी सजा दी जाएगी। ये नियम नीलामी के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे। घोषणा के बाद कर्मचारियों ने सभी प्रतिभागियों को भेड़ की खाल से बने रजिस्टर बांट दिए। आरव ने उसे उठाकर देखा। कुल 10 वस्तुएं थीं, हर एक का विस्तार से विवरण दिया गया था, जिसमें शुरुआती कीमत और विशेषताएं शामिल थीं। इमॉर्टल रेल्म की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था होने के नाते ऑक्शन लू की अपनी खास व्यापार शैली थी। ऐसी उच्चस्तरीय नीलामी के लिए वे पहले से ही आमंत्रित लोगों की पसंद जान लेते थे। आमतौर पर केवल 1-2 वस्तुओं का खुलासा किया जाता था ताकि इंटरेस्ट बनी रहे, बाकी सब पूरी तरह गोपनीय रहता था। इसी कारण भले ही लोग किसी उद्देश्य से आए थे, उन्हें बाकी वस्तुओं के बारे में कुछ पता नहीं था, और इस समय सभी अपने हाथों में मौजूद पार्चमेंट को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सूची में पहली वस्तु थी इमैक्युलेट हेवनली बुक, जिसकी शुरुआती बोली 5 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थी। आमतौर पर नीलामी में एक क्रम होता है, पहली वस्तु प्रसिद्ध होती है और माहौल बनाने के लिए रखी जाती है, लेकिन उसकी हैसियत अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु से कम होती है। आरव ने मन ही मन आह भरी। इमैक्युलेट हेवनली बुक को पहली वस्तु बनाया गया था और कीमत भी ज्यादा नहीं थी। ये दिखाता है कि इसकी प्रतिष्ठा काफी गिर चुकी है। विवरण में केवल एक वाक्य लिखा था, एक दिव्य पुस्तक स्वर्ग से उतरी है जो भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है।
कुछ खास जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसने दूसरी वस्तु देखी, गोल्डन स्केल आर्मर। यह एक डिफेंसिव इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था। पहले ये बहुत उच्च स्तर का था, लेकिन अब क्षतिग्रस्त होकर 5वें स्तर का रह गया है। फिर भी यह ग्रेट इमॉर्टल के हमलों को सह सकता है। तीसरी वस्तु थी 100 माइल एस्केप टैलिस्मन। आरव का दिल हल्का सा धड़क उठा। यह एक बेहद उपयोगी वस्तु थी। अगर हेवनली बुक लेने के बाद उसके पास पैसे बचे तो वह इसे जरूर लेना चाहेगा, क्योंकि यह जान बचा सकती है। वो एक एक करके सभी वस्तुएं देखता गया और अंत में उसकी नज़र 10वीं वस्तु पर पड़ी। आमतौर पर अंतिम वस्तु सबसे मूल्यवान होती है, खासकर ऐसी उच्च स्तरीय नीलामी में। नाम पढ़ते ही आइस सोल एसेंस, आरव की आंखें चमक उठीं। एंशिएंट चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार यह एक दुर्लभ खजाना है। यह आध्यात्मिक शक्ति को ज्यादा नहीं बढ़ाता, लेकिन आत्मा को पोषण देता है और सोल व बॉडी के मेल के लिए सबसे उपयुक्त है। आमतौर पर जब कोई प्राइमोर्डियल स्पिरिट किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति कम से कम 3 स्तर गिर जाती है। अगर शरीर उपयुक्त ना हो तो वह व्यक्ति बेकार भी हो सकता है, और अगर मेल हो भी जाए तो अपनी पुरानी शक्ति पाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन आइस सोल एसेंस के साथ सब कुछ अलग है। ये शरीर के साथ पूर्ण मेल कर सकता है और शक्ति को बहुत जल्दी वापस ला सकता है। आरव ने संतोष से सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, ऑक्शन लू की यह वस्तु अनमोल थी। इसकी शुरुआती कीमत भी चौंकाने वाली थी, 50 मिलियन, जो हेवनली बुक से 10 गुना ज्यादा थी। ये स्वाभाविक था। हेवनली बुक प्रसिद्ध है, लेकिन हजारों साल से कोई उसे समझ नहीं पाया। जबकि आइस सोल एसेंस एक वास्तविक और तुरंत उपयोगी खजाना है। तभी एक लंबी और सुंदर फेरी नीलामी मंच पर आई। ऑक्शन लू ग्राहकों की मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझता है। आरव ने देखा, उसके लंबे काले बाल, आकर्षक शरीर और बेहद सुंदर चेहरा था। भले ही वो जीनत जैसी न हो, लेकिन वह भी बेहद सुंदर थी। सुंदरता का आकर्षण हर जगह समान होता है, चाहे पृथ्वी हो, कल्टिवेशन वर्ल्ड या इमॉर्टल रेल्म। नीलामीकर्ता हमेशा सुंदर महिलाएं होती हैं। सम्मानित अतिथियों, स्टार पिकिंग टावर ऑक्शन में आपका स्वागत है। उसकी आवाज मधुर और आकर्षक थी। संक्षिप्त परिचय के बाद उसने कहा, आज की पहली वस्तु है इमैक्युलेट हेवनली बुक, एक अद्वितीय खजाना। उसने इसकी महिमा का वर्णन किया और बोली शुरू की। शुरुआती कीमत 5 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स, हर बोली कम से कम 5 लाख की वृद्धि के साथ। नीलामी शुरू होती है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल सक्रिय हो गया। 6 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, हर कोई बोली लगाने लगा। आरव ने जल्दबाजी नहीं की। असली मुकाबला अंत में होगा। विनीता ने पहले बताया था कि पिछली बार इसकी कीमत 300 मिलियन तक गई थी। इस बार कीमत कम होने की उम्मीद थी, लेकिन इस ऑक्शनियर ने लोगों के लालच को जगा दिया। हर कोई सोच रहा था कि वही चुना हुआ व्यक्ति होगा। आरव ने सोचा, अंतिम कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन वह तैयार था। उसके पास 2 अरब से ज्यादा इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे, जो शायद पर्याप्त होंगे। मैं 100 मिलियन की बोली लगाता हूं। जैसे ही यह शब्द खत्म हुए, पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। हालांकि इमैक्युलेट हेवनली बुक के लिए 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स अंतिम कीमत नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी बोली ने सभी को चौंका दिया। सबकी नजरें आवाज की दिशा में गईं और देखा कि यह फॉल्कन सेक्ट का 8th एल्डर नारद था। पहले भले ही वो बुरी तरह घायल हुआ था, लेकिन इस समय नीलामी में वो पूरी दबंगता के साथ खड़ा था। इस बार उसे सेक्ट लीडर ने खास जिम्मेदारी दी थी कि वह इमैक्युलेट हेवनली बुक वापस लाए, इसलिए अब वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे फॉल्कन सेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह बहुत चालाक और अनुभवी था, नीलामी में अक्सर हिस्सा लेता था, इसलिए उसे पता था कि धीरे धीरे बोली बढ़ाने से फायदा नहीं होगा। सीधे बड़ी बोली लगाकर बाकी लोगों को डराना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये तरीका काम भी कर गया। 100 मिलियन की कीमत सुनकर कई लोग पीछे हट गए, और कुछ तो उसकी पहचान के कारण ही प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पूरे हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, और नारद के चेहरे पर संतुष्टि भरी ठंडी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसकी चाल सफल हो गई। लेकिन उसी समय उसके पास बैठे आरव ने हल्की मुस्कान के साथ नंबर प्लेट उठाई और कहा, मैं 200 मिलियन की बोली लगाता हूँ। ये सुनते ही पूरा हॉल दंग रह गया। हर तरफ से हैरानी की आवाजें आने लगीं। एक ही बार में कीमत दोगुनी हो गई थी, जो नारद की रणनीति से बिल्कुल अलग थी। अब सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। एक छोटा सा गोल्डन इमॉर्टल आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से ला रहा था? नारद का चेहरा तुरंत बदल गया।
उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गुस्सा आ गया। उसे लगा कि आरव उसे जानबूझकर चुनौती दे रहा है। आरव ने हंसते हुए उसे छेड़ा भी, लेकिन नारद कुछ नहीं कर सका। ये स्टार पिकिंग टावर था जहां वह नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और ताकत में भी वह आरव से कमजोर था। उसने दांत भींचकर फिर बोली लगाई, 210 मिलियन। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। लोगों की निगाहें फिर आरव पर टिक गईं। क्या वह पीछे हटेगा या कुछ बड़ा करेगा? और आरव ने सभी को निराश नहीं किया। उसने तुरंत कहा, 420 मिलियन। इस बार पूरा हॉल शोर से भर गया। कीमत अब पिछले रिकॉर्ड से भी ऊपर जा चुकी थी। पिछली बार इमैक्युलेट हेवनली बुक केवल 300 मिलियन में बिकी थी, लेकिन अब ये 420 मिलियन तक पहुंच गई थी। लोग हैरान थे कि यह युवा आखिर कौन है और इतना धन कहां से लाया है। यहाँ तक कि मंच पर खड़ी सुंदर ऑक्शनियर भी उसकी ओर प्रशंसा से देख रही थी। वहीं नारद बेहद परेशान हो गया। उसने सोचा था कि वह अपनी ताकत और फॉल्कन सेक्ट के नाम से सबको डरा देगा, लेकिन आरव ने उसकी सारी योजना बिगाड़ दी। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर आखिरी बोली लगाई, 500 मिलियन। यह उसकी सीमा थी, उसका आखिरी दांव। लेकिन आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, 10 बिलियन। ये सुनते ही पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या यह आदमी पागल हो गया है। इतनी बड़ी रकम केवल एक ऐसी किताब के लिए जिसे हजारों साल में कोई समझ नहीं पाया। अब किसी में भी आगे बोली लगाने की हिम्मत नहीं बची। पहले जो लोग सिर्फ कोशिश करने के लिए बोली लगाने वाले थे, वे भी पीछे हट गए। इतनी ऊंची कीमत पर यह सौदा पूरी तरह घाटे का था। मंच पर खड़ी ऑक्शनियर और एलिस दोनों बेहद खुश थे। नीलामी की शुरुआत ही इतनी बड़ी सफलता से हुई थी। वहीं नारद के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उसे समझ आ गया कि वह पूरी तरह हार चुका है। आरव ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, इसे कहते हैं असली ताकत। अगर हिम्मत है तो जारी रखो। हालांकि अंदर से वह थोड़ा चिंतित था, क्योंकि उसे ये किताब हर हाल में चाहिए थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास बनाए रखा। नारद ने ठंडी सांस ली और अपना नंबर प्लेट नीचे रख दिया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि फॉल्कन सेक्ट जैसा बड़ा संगठन भी पीछे हट गया, तो बाकी लोगों की हिम्मत भी टूट गई। अंत में ऑक्शनियर ने 3 बार घोषणा की और हथौड़ा बजा दिया। इस क्षण से इमैक्युलेट हेवनली बुक इस युवा मास्टर की हो गई है। आशा है कि यह उन्हें स्वीकार करेगी। इसके बाद एक मेड तुरंत ट्रे लेकर आरव के पास आई। आरव ने एक स्टोरेज रिंग उसे दे दिया और फिर लाल कपड़ा हटाया। अंदर एक एंशंट किताब थी जिस पर 4 बड़े अक्षरों में लिखा था, द इमैक्युलेट हेवनली बुक। मेड ने स्टोरेज रिंग लिया, उसे जांचकर देखा और मात्रा बिल्कुल सही पाई। फिर वो मुड़कर चली गई। आसपास मौजूद सभी इमॉर्टल्स हैरान रह गए। ये युवक सच में बेहद अमीर था, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही बार में 1 बिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स निकाल दिए। आरव को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर उस पुस्तक को उठा लिया। भले ही उसने पहले कभी इमैक्युलेट हेवनली बुक नहीं देखी थी, लेकिन उससे निकलने वाली एंशंट और वीरान ऑरा ही यह साबित करने के लिए काफ़ी थी कि यह पूरी तरह असली है, ऐसी और नकली नहीं हो सकती। उसने पहला पेज खोला, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो इस तकनीक का अभ्यास करे वह बिना किसी मूल और अशुद्धि के होना चाहिए। आरव हल्का सा भौहें चढ़ा गया। इतनी साधारण पंक्ति, लेकिन समझना बेहद कठिन। उसने आगे के कुछ पन्ने भी देखे, जो साधारण कल्टीवेशन टेक्निक्स जैसे ही लग रहे थे। कोई खास अंतर नहीं था। थोड़ी देर देखने के बाद उसने उसे वापस रख दिया। हजारों सालों में इतने प्रतिभाशाली लोग इसे नहीं समझ पाए, तो वह भी इतनी जल्दी इसे नहीं समझ सकता था। बेहतर होगा कि बाद में समय लेकर इसे समझे। इसके बाद दूसरी वस्तु, गोल्डन स्केल आर्मर, नीलामी मंच पर लाई गई। सुंदर ऑक्शनियर ने बताया कि यह पहले एक बेहद शक्तिशाली डिफेंसिव इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था, जो ग्रेट इमॉर्टल के हमलों को भी झेल सकता था, लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त हो चुका है और केवल ग्रेट इमॉर्टल के हमलों तक ही सीमित रह गया है। फिर भी यदि इसे किसी उच्च स्तर के वेपन रिफाइनर से ठीक कराया जाए, तो यह अनमोल बन सकता है। हालांकि अधिकांश लोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऐसे विशेषज्ञ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आरव का नजरिया अलग था। उसे अपने एंशंट ज्ञान पर भरोसा था और वह इस आर्मर को ठीक कर सकता था, जिससे ये फिर से अत्यंत शक्तिशाली बन सकता था। नीलामी शुरू हुई। 6 लाख, 8 लाख, 1 मिलियन। बोली धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी सरस ने 2 मिलियन की बोली लगाई। वह इसे अपनी प्रिय कॉन्क्यूबाइन को देने के लिए लेना चाहता था। उसकी पहचान और ताकत के कारण बाकी लोग पीछे हट गए।
ऑक्शनियर भी उसे पहचानती थी और उसने लगभग हथौड़ा गिराने ही वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, 4 मिलियन। सब चौंक गए, यह आरव था। अब माहौल बदल गया। सरस का चेहरा काला पड़ गया, एक छोटा सा गोल्डन इमॉर्टल उसकी बोली काट रहा था। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? लेकिन आरव ने शांत भाव से एलिस की ओर देखकर पूछा, सर, ये कौन है? ये सुनकर सब हैरान रह गए। एलिस ने नियमों का हवाला देते हुए सरस को चेतावनी दी कि वह दूसरों को धमकाने की कोशिश न करे। सरस गुस्से से जल उठा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसने फिर बोली लगाई, 8 मिलियन। अब सबकी निगाहें आरव पर थीं, लेकिन आरव ने बिना किसी परवाह के कहा, 80 मिलियन। पूरा हॉल दंग रह गया। ये सीधा टकराव था और बेहद जबरदस्त। एक टूटा हुआ आर्मर जिसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा नहीं, उसके लिए इतनी बड़ी रकम देना समझदारी नहीं थी। सरस गुस्से से कांप उठा और घूरने लगा, तो आरव ने तुरंत डरने का नाटक करते हुए शिकायत कर दी, बबलू, यह मुझे घूरकर डराने की कोशिश कर रहा है। सबको ये देखकर हंसी और हैरानी दोनों हुई। इतना बेशर्म तरीका किसी ने नहीं देखा था। सरस पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था और लगभग 800 मिलियन की बोली लगाने ही वाला था, लेकिन उसके गार्ड्स ने उसे रोक लिया और सिटी लॉर्ड की बात याद दिलाई। उसे असली लक्ष्य आइस सोल एसेंस के लिए पैसे बचाने थे। अंततः मजबूरी में उसने अपना नंबर प्लेट पटक दिया और नीलामी से पीछे हट गया। सुंदर ऑक्शनियर ने हथौड़ा गिराया और नीलामी समाप्त कर दी। गोल्डन स्केल आर्मर अब आरव का हो चुका था। जब मेड आर्मर लेकर आई और स्टोरेज रिंग ले गई, तो आसपास के सभी इमॉर्टल्स सिर हिलाने लगे। उनके मन में एक ही विचार था, ये युवक सच में मूर्ख और अमीर है, जिसने अधिकतम 5 मिलियन की वस्तु पर 80 मिलियन खर्च कर दिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो आर्मर उनके लिए बेकार था, वही आरव के हाथों में पूरी तरह ठीक होकर अपनी असली शक्ति वापस पा सकता था, और उसकी कीमत कम से कम 100 गुना बढ़ सकती थी। आरव ने आर्मर को ध्यान से देखा, संतुष्टि से सिर हिलाया और उसे अपने पास रख लिया। नीलामी आगे बढ़ी और तीसरी वस्तु, 100 माइल एस्केप टैलिस्मन, मंच पर लाई गई। ये भले ही स्तर में पहले की वस्तुओं से कम था, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि यह संकट के समय जान बचा सकता था। इसलिए जैसे ही यह सामने आया, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। ऑक्शनियर ने ज्यादा समय नहीं लिया और सीधे बोली शुरू कर दी। कीमत धीरे धीरे बढ़ रही थी, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तभी सरस ने गुस्से में सीधे 2 मिलियन की बोली लगा दी। ये कीमत सामान्य से कहीं ज्यादा थी, इसलिए पूरा हॉल शांत हो गया। कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, खासकर क्योंकि वह ट्रेजर सिटी का यंग सिटी लॉर्ड था। लेकिन तभी आरव ने फिर से सभी को चौंका दिया। उसने शांत भाव से 4 मिलियन की बोली लगा दी। वह इस टैलिस्मन को बहुत महत्व देता था, क्योंकि यह पहले भी उसकी जान बचा चुका था, और अब जब उसके पास पर्याप्त धन था, तो वह इसे किसी भी कीमत पर लेना चाहता था। सरस का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन एलिस की मौजूदगी के कारण वह कुछ कह नहीं सका। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ हत्या की भावना दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग मन ही मन सोचने लगे कि यह गोल्डन इमॉर्टल अब बच नहीं पाएगा। इतने बड़े व्यक्ति को नाराज करना उसके लिए घातक साबित होगा। आखिरकार नीलामी खत्म हुई और आरव ने 100 माइल एस्केप टैलिस्मन भी जीत लिया। इस तरह नीलामी की शुरुआत से अब तक तीनों प्रमुख खजाने उसी के हाथ में आ चुके थे, जिससे बाकी लोग अंदर ही अंदर जल उठे। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके पास धन और ताकत हो, वही जीतता है। इसके बाद आरव ने कुछ समय के लिए बोली लगाना बंद कर दिया और बाकी की वस्तुएं दूसरे लोगों के पास चली गईं। करीब 1 घंटे बाद 9 वस्तुओं की नीलामी पूरी हो चुकी थी और अब केवल अंतिम वस्तु बची थी। सुंदर ऑक्शनियर बेहद उत्साहित थी। आज की नीलामी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही थी, खासकर आरव की वजह से। उसने मुस्कुराते हुए घोषणा की, अब प्रस्तुत है आज की अंतिम वस्तु, आइस सोल एसेंस। जैसे ही उसने कहा, एक मेड ट्रे लेकर मंच पर आई। लाल कपड़ा हटाते ही एक पारदर्शी क्रिस्टल बोतल दिखाई दी, जिसके अंदर एक गाढ़ा, लगभग पारदर्शी तरल था, जिसके चारों ओर ठंडी धुंध उठ रही थी। वह तरल लगातार आकार बदल रहा था, मानो जीवित हो। आरव ने इसे देखा और तुरंत पहचान लिया। यह वही दुर्लभ आइस सोल एसेंस था, जिसके बारे में उसने पढ़ा था। ऑक्शनियर ने विस्तार से इसकी विशेषताएं बताईं। यह आत्मा को पोषण देता है और सोल व बॉडी के फ्यूजन के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि किसी इमॉर्टल का शरीर नष्ट हो जाए और उसे नया शरीर लेना पड़े, तो उसकी शक्ति काफी गिर जाती है और उसे वापस पाने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन आइस सोल एसेंस के साथ ये प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो जाती है। ये वास्तव में एक अनमोल खजाना था। सभी लोग इसे देखकर उत्साहित हो उठे
और आरव के मन में भी इसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी, खुद के लिए नहीं बल्कि हिमानी के लिए। यदि उसे यह मिल जाए तो उसकी शक्ति कई गुना तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह इसे किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। जैसे ही सभी लोग बोली शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, ऑक्शनियर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नियमों में थोड़ा बदलाव होगा। ये सुनकर सभी चौंक गए। फिर एक काले कपड़े पहने, चेहरे पर मास्क लगाए व्यक्ति मंच पर आया। उसकी ऑरा बेहद शक्तिशाली थी, वह ग्रेट इमॉर्टल के स्तर का था। उसने भारी आवाज में कहा, अगर कोई मेरा आइस सोल एसेंस चाहता है तो उसे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, 800 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स। ये सुनते ही पूरा हॉल हंगामे में डूब गया। इतनी बड़ी रकम हर किसी के बस की बात नहीं थी। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति हल्का सा हाथ हिलाता है और पूरा हॉल तुरंत शांत हो जाता है। वह गहरी आवाज में कहता है, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे अपने वंशजों के लिए एक छठे दर्जे की औषधि चाहिए, ऐसी जो पीक ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल को ग्रेट सुप्रीम इमॉर्टल में प्रैक्टिस करने में मदद करे। दोनों शर्तों को मिलाकर बात साफ थी। 800 मिलियन लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स तय रहेंगे और बाकी फैसला इस बात पर होगा कि किसकी दी हुई औषधि ज्यादा प्रभावी और उच्च गुणवत्ता की है। वही आइस सोल एसेंस का मालिक बनेगा। उसके बोलते ही सुंदर ऑक्शनियर मुस्कुराई और बोली कि अब नीलामी शुरू होती है, लेकिन इस बार मुकाबला पिल्स का होगा। ये सुनते ही पहले से गूंजता हुआ बाजार एकदम शांत हो गया। 800 मिलियन की रकम ही ज्यादातर लोगों के लिए असंभव थी, और ऊपर से छठे दर्जे की औषधि, वह भी कल्टिवेशन बढ़ाने वाली, ये तो और भी कठिन शर्त थी। कई इमॉर्टल्स जिन्होंने अभी तक उम्मीद लगा रखी थी, अब निराश होकर सिर हिलाने लगे। लेकिन इस सन्नाटे के बीच सरस के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। उसके पास न सिर्फ 800 मिलियन देने की क्षमता थी, बल्कि उसके पास एंशिएंट शियांग मेन सिटी का सहारा भी था, जहां से उसे उच्च स्तर की पिल्स मिलती थीं। वो जोर से हंसते हुए बोला, मैं 800 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स और 3 स्पिरिट ब्रेकिंग पिल्स देता हूं। ये सुनते ही सभी लोग उसकी ओर प्रशंसा और ईर्ष्या से देखने लगे। इतने संसाधन हर किसी के पास नहीं होते। मंच पर खड़ा व्यक्ति भी हल्का सा सिर हिलाता है। 3 स्पिरिट ब्रेकिंग पिल्स मिलकर लगभग पर्याप्त प्रभाव दे सकती थीं, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया और बाकी लोगों की ओर देखने लगा। पूरे हॉल में फिर सन्नाटा छा गया, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सरस और भी घमंडी हो गया और आरव की ओर देखकर बोला, अरे तुम तो बहुत अकड़ रहे थे, अब क्यों चुप हो? अगर हिम्मत है तो आइस सोल एसेंस ले लो। उसे पूरा विश्वास था कि आरव के पास न तो इतने इमॉर्टल क्रिस्टल्स होंगे और न ही इतनी उच्च स्तर की पिल। लेकिन सभी को चौंकाते हुए आरव ने शांत भाव से अपनी नंबर प्लेट उठाई और कहा, मैं 800 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स और एक डिवाइन एसेंस पिल देता हूँ। ये सुनते ही हॉल फिर से शोर से भर गया। कुछ लोग उसकी दौलत देखकर हैरान थे, तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे कि 3 पिल्स के सामने एक पिल क्या कर पाएगी। सरस जोर से हंस पड़ा, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी परिणाम आया नहीं है, इतनी जल्दी मत हंसो, हो सकता है वे मुझे ही चुन लें। सरस ने इसे मजाक समझा और भी जोर से हंसने लगा। अंततः उसने मंच की ओर देखकर कहा कि अब फैसला किया जाए। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति भी निर्णय लेने ही वाला था। उसकी नज़र सरस की पिल्स पर टिक गई थी। तभी आरव ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, सीनियर, इतनी जल्दी फैसला न करें। बेहतर होगा कि पहले इनकी जांच किसी मास्टर एल्केमिस्ट से करवाई जाए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। ये सुनकर सब चौंक गए। सरस ने उपहास करते हुए कहा कि उसकी पिल्स पहले से ही टॉप ग्रेड हैं, अब और क्या जांचना। लेकिन आरव बिल्कुल शांत रहा और बोला कि असली फर्क जांच के बाद ही पता चलेगा। काले वस्त्रों वाले व्यक्ति को बात में दम लगा और उसने एलिस से कहा कि एक मास्टर एल्केमिस्ट को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग अंदर आया। वह था गगन, स्टार पिकिंग पवेलियन का मुख्य एल्केमिस्ट और एक 8वें दर्जे का महान विशेषज्ञ। सभी लोग उसे देखकर सम्मान से भर गए। गगन ने बिना समय गंवाए सरस की तीनों स्पिरिट ब्रेकिंग पिल्स की जांच की और सिर हिलाते हुए कहा कि ये सच में छठे दर्जे की और उच्च गुणवत्ता की पिल्स हैं। ये सुनकर सरस और भी गर्व से भर गया और उसने फिर आरव का मजाक उड़ाया। बाकी लोग भी मान चुके थे कि अब परिणाम तय है। संख्या और गुणवत्ता दोनों में सरस आगे था, लेकिन आरव के चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी मत करो, मेरी पिल की जांच अभी बाकी है। उसकी यह अधिक आत्मविश्वास भरी मुद्रा देखकर गगन भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने आगे बढ़कर डिवाइन एसेंस पिल की बोतल अपने हाथ में ले ली। गगन शुरू में बिल्कुल उदासीन था। एक 8वें दर्जे का इमॉर्टल एल्केमिस्ट होने के नाते साधारण पिल्स उसके ध्यान के लायक ही नहीं थीं। उसके सामने खड़ा आरव केवल एक छोटा सा गोल्डन इमॉर्टल था,
इसलिए उसके अनुसार उसके पास कोई खास दवा होना संभव ही नहीं था। उसके मन में पहले से ही तय था कि बस एक नज़र डालकर औपचारिकता पूरी कर देगा। उसने जेड बॉटल खोली, अंदर झांका और तुरंत वापस मुड़ने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण उसका शरीर कांप उठा। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने जल्दी से बॉटल को फिर से पकड़कर ध्यान से अंदर देखा। अब तक जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे वे भी चौंक गए। गगन का पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों में उत्साह और अविश्वास भरा था, जैसे उसने कोई असंभव चीज देख ली हो। एलिस भी हैरान होकर पूछ बैठा, ओल्ड गू, क्या हुआ? लेकिन गगन ने तुरंत झिड़क दिया, चुप रहो। फिर उसने एक साफ जेड प्लेट निकाली, उसे बार बार रुमाल से साफ किया और सावधानी से सामने रखा। इसके बाद उसने उस बॉटल से पिल निकालकर धीरे से प्लेट पर रखी। अब सभी की जिज्ञासा चरम पर थी। प्लेट पर एक छोटी सी सुनहरी पिल थी जो हल्की चमक बिखेर रही थी, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं थी। सरस ने इसे देखकर तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए और बोला, ये कैसी बेकार पिल है, इसमें तो खुशबू भी नहीं है। उसके अनुसार जितनी अच्छी पिल होती है उसकी सुगंध उतनी ही तेज होती है। लेकिन उसके बोलते ही गगन ने उसे गुस्से से घूरा और डांटते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। इसके बाद वह उस पिल के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें भर आईं और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रैंकलेस एलिक्सिर, सच में रैंकलेस एलिक्सिर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में इसे देख पाऊंगा। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। एक महान 8वें दर्जे का एल्केमिस्ट एक छोटी सी पिल देखकर रो रहा था। ये किसी के लिए भी समझ से परे था। एलिस ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा कि वह जल्दी से तुलना का परिणाम बताए। तब गगन ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर बोला, तुलना? इनकी तुलना कैसे कर सकते हो? वो 3 स्पिरिट ब्रेकिंग पिल्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, कचरे से भी बदतर। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। सरस का चेहरा बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाया कि उसकी पिल्स टॉप ग्रेड है और बिना खुशबू वाली यह पिल उनसे बेहतर कैसे हो सकती है। उसने यहाँ तक कह दिया कि गगन पक्षपात कर रहा है। लेकिन गगन ने गुस्से में जवाब दिया, अज्ञानी, क्या तुमने कभी नहीं सुना, सर्वोच्च एलिक्सिर में सारी शक्ति भीतर समाहित होती है। ये सुनकर कुछ जानकार इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। यह एल्केमी की वर्ल्ड की एक प्रसिद्ध कहावत थी, लेकिन इसे केवल एक कथा माना जाता था। गगन ने आगे समझाया कि रैंकलेस एलिक्सिर वह होती है जो पूर्णता की सीमा तक पहुंच चुकी हो, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, जिसकी शक्ति सामान्य पिल्स से 100 गुना अधिक होती है और जिसमें कोई दुष्प्रभाव या ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होता। इसे बार बार लेने पर भी असर कम नहीं होता। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ऐसी पिल के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये बात एक 8वें दर्जे के एल्केमिस्ट कह रहा था, इसलिए कोई उसे झुठला नहीं सकता था। फिर गगन ने उत्साह से आरव की ओर देखा और पूछा कि यह रैंकलेस पिल किसने बनाई है। वो उस महान व्यक्ति से मिलना चाहता है। लेकिन आरव ने शांत भाव से मना कर दिया और कहा कि उसने ये पिल एक ऑक्शन से खरीदी थी और उसे इसके निर्माता के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर गगन बेहद निराश हो गया। इधर एलिस ने देखा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उसने तुरंत कहा, ओल्ड गू, अब कृपया अंतिम परिणाम घोषित करें। क्या इसमें कोई सवाल ही है? मलबे और मोती की तुलना कैसे की जा सकती है? गगन ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम पागल नहीं हो तो इस रैंकलेस इमॉर्टल पिल को ही चुनो। ये सुनते ही काले वस्त्र वाला व्यक्ति तुरंत समझ गया। वह पहले से ही इस 8वें दर्जे के एल्केमिस्ट का बेहद सम्मान करता था, इसलिए उसने बिना किसी संदेह के आरव की ओर मुड़कर कहा, यंग मास्टर, आई सोल एसेंस अब आपकी है। ये परिणाम सुनकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। सबको पूरा विश्वास था कि सरस की 3 स्पिरिट ब्रेकिंग पिल्स जीत जाएंगी, लेकिन अंत में वह एक छोटे से गोल्डन इमॉर्टल से हार गया। सरस का चेहरा गुस्से और शर्म से काला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में कुछ कहा और तुरंत वहां से चला गया। नीलामी समाप्त हो गई और लोग धीरे धीरे जाने लगे। आरव ने इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल देकर आइस सोल एसेंस प्राप्त किया और बिना देर किए स्टार पिकिंग टावर से बाहर निकल गया। वो अच्छी तरह जानता था कि बाहर का माहौल जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं। इस नीलामी में उसने कई शक्तिशाली दुश्मन बना लिए थे और अपने कई रहस्य भी उजागर कर दिए थे। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद ये सोचना मूर्खता होती कि कोई उसकी दौलत पर नजर नहीं रखेगा। सबसे बड़ा खतरा डिवाइन एसेंस पिल था। भले ही उसने कहा कि यह उसे नीलामी में मिला, लेकिन बहुत कम लोग इस पर विश्वास करेंगे। उल्टा लोग सोचेंगे कि उसके पास और भी ऐसी पिल्स हो सकती हैं। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्योंकि यह ऑक्शन लू का क्षेत्र था जहां सेलेस्टियल किंग की उपस्थिति थी और ट्रेजर सिटी के अंदर भी कोई खुलकर हमला नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलेगा, खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
आरव ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसे तुरंत एंशंट मेडिसिन सेक्ट के पिल टावर तक पहुंचना था और वहां से टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए निकल जाना था। अगर हालात और बिगड़ते तो वह अभी खरीदी हुई 100 माइल एस्केप टैलिस्मन का इस्तेमाल कर सकता था। आलिया को साथ लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कम से कम 10 लोगों की डिवाइन सेंसर्स उस पर टिकी हुई हैं, लेकिन अभी कोई हमला नहीं कर रहा था। वह तेजी से पिल टावर के पास पहुंचा, लेकिन वहां सरस उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। बाकी लोग शहर के नियमों से बंधे थे, लेकिन सरस के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। आरव समझ गया कि यह टकराव टालना संभव नहीं है। सरस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सोचा नहीं होगा, है ना? ट्रेजर सिटी में मुझसे दुश्मनी करोगे तो यही होगा। अपना स्टोरेज रिंग दे दो तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। उसकी नज़र ग्रीड से भरी हुई थी। आरव ने दांत भींचे। वह जानता था कि समय बहुत कम है। अगर उसने जल्दी इस समस्या को हल नहीं किया तो बाकी ताकतवर लोग भी उस पर टूट पड़ेंगे। बिना एक पल गंवाए उसने डार्क मून साइलेंट स्वॉर्ड निकाली और सीधा हमला कर दिया। सरस ने पहले तो इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि आरव ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट इमॉर्टल होगा, लेकिन जैसे ही हमला हुआ एक भयानक दबाव उस पर टूट पड़ा और उसकी शक्ति तुरंत दब गई। इससे पहले कि वह संभल पाता, तलवार सीधे उसके सिर को भेद गई। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट निकलकर चीखी, लेकिन अगली ही क्षण वह भी पूरी तरह नष्ट हो गई। आरव ने बिना कोई मौका दिए उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। वह जानता था कि इस समय एक पल की देरी भी उसकी जान ले सकती है। सरस को मारने के तुरंत बाद वह पिल टावर के अंदर घुसा और सीधा टेलीपोर्टेशन अरे की ओर भागा। उसने उसे सक्रिय किया और एक चमक के साथ वहां से गायब हो गया। बाहर छिपे हुए कई शक्तिशाली लोग ये सब देखकर दंग रह गए। एक गोल्डन इमॉर्टल ने ग्रेट इमॉर्टल के शिखर पर खड़े सरस को एक ही वार में खत्म कर दिया था। ये पूरी तरह अविश्वसनीय था। कुछ ही क्षणों में कई शक्तिशाली लोग वहां पहुंच गए, जिनमें काले वस्त्र वाला ग्रेट इमॉर्टल और नारद भी शामिल थे। उन्होंने तुरंत टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए वह फटकर नष्ट हो गया। आरव पहले ही इसे नष्ट कर चुका था ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। सभी लोग निराश हो गए। इतनी बड़ी संपत्ति उनके हाथ से निकल चुकी थी। तभी बाहर से एक गुस्से भरी गर्जना सुनाई दी, किसने मेरे बेटे को मारा? यह आवाज लोकेश की थी, जो अब वहां पहुंच चुका था। लोकेश का केवल यही एक बेटा था, जिसे वह बेहद प्यार करता था। उसने सरस पर एक सोल मार्क लगाया हुआ था, लेकिन अभी अभी वह निशान अचानक गायब हो गया। इसका मतलब साफ था कि उसका बेटा पूरी तरह मर चुका है। ये सोचते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। अपने ही कंट्रोल वाले ट्रेजर सिटी में उसके बेटे की हत्या हो गई थी। यह उसके लिए असहनीय था। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और जैसे ही उसने सरस की लाश देखी, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी भयानक औरत चारों ओर फैल गई और उसने गर्ज कर पूछा, किसने किया ये? किसने मेरे बेटे को मारा? उसकी शक्ति ग्रेट इमॉर्टल के शिखर स्तर की थी और उसके दबाव में बाकी लोग कांपने लगे। नारद ने जल्दी से कहा, वो छोटा गोल्डन इमॉर्टल, उसी ने यंग सिटी लॉर्ड को मार दिया। ये सुनते ही लोकेश का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ हो गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, वो कहाँ गया? काले वस्त्र वाले इमॉर्टल ने जवाब दिया कि आरव पहले से टेलीपोर्टेशन अरे तैयार करके भाग चुका है और अब उसका पता नहीं है। लेकिन लोकेश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी डिवाइन सेंस दूर दूर तक फैलाई, पूरे क्षेत्र को खंगाल डाला, लेकिन आरव का कोई निशान नहीं मिला। गुस्से में उसने घोषणा की, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स इनाम दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनते ही एक ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल आगे आया। उसने कहा कि वह आरव को ढूंढ सकता है, और फिर उसने अपना एक अजीब सा सेलेस्टियल बीस्ट निकाला। एक छोटा सा जीव जो खरगोश जैसा दिखता था, लेकिन उसकी नाक बहुत लंबी थी। ये था लॉन्ग नोज्ड बीस्ट, जो किसी भी व्यक्ति की गंध को हजारों मील दूर तक सूंघ सकता था। वह बहुत दुर्लभ था, लेकिन उस इमॉर्टल के पास था। उसने बताया कि उसने पहले ही आरव की ऑर्डर रिकॉर्ड कर ली थी। लोकेश ने बिना समय गंवाए उसे 100 मिलियन इमॉर्टल क्रिस्टल्स दे दिए और तुरंत उसे खोजने का आदेश दिया। लॉन्ग नोज्ड बीस्ट ने हवा सूंघी और तुरंत पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया। वह पश्चिम में है। ये सुनते ही लोकेश उसे लेकर बिजली की तरह उड़ गया। बाकी सभी ताकतवर लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। आखिर आरव के पास इतने खजाने थे कि हर कोई हिस्सा चाहता था। उधर आरव पहले ही शहर से बाहर एक घाटी में पहुंच चुका था। उसने टेलीपोर्टेशन अरे को नष्ट किया और तुरंत 9 हेवंस को बुलाकर आलिया के साथ उड़ान भर ली। वह ब्लोसम हेवन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। कुछ देर के लिए उसने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर चिंता आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाग निकलने के बाद भी उसके मन में बेचैनी क्यों बनी हुई है।
उसने कई बार खुद को डिवाइन सेंस से जांचा, यहाँ तक कि नेदरवर्ल्ड कॉफायर से खुद को पूरी तरह जला भी लिया, ताकि अगर किसी ने कोई निशान छोड़ा हो तो मिट जाए, लेकिन फिर भी उसका डर कम नहीं हुआ। आलिया ने मजाक में पूछा कि क्या उसे ठंड लग रही है, लेकिन आरव गंभीर था, उसे साफ महसूस हो रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी आलिया ने पीछे इशारा किया, देखो, वे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। आरव ने मुड़कर देखा, दूर से कई शक्तिशाली लोग उनका पीछा कर रहे थे, जिनमें सबसे आगे लोकेश था। उसके पीछे काले वस्त्र वाला ग्रेट इमॉर्टल और कई अन्य शक्तिशाली लोग थे। उनकी गति बहुत तेज थी, 9 हेवन से भी तेज, और वे धीरे धीरे दूरी कम कर रहे थे। आरव तुरंत समझ गया, ये लॉन्ग नोज्ड बीस्ट की वजह से हो रहा है। वह उसकी गंध को ट्रैक कर रहा था, इसलिए कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत से 9 हेवंस की गति बढ़ा दी, लेकिन एक मध्यम स्तर का इमॉर्टल आर्टिफैक्ट ग्रेट इमॉर्टल की गति का मुकाबला नहीं कर सकता था। धीरे धीरे पीछा करने वाले और करीब आते गए। पीछे से लोकेश की गुस्से भरी आवाज गूंजी, नालायक, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी हत्या की मंशा आसमान तक फैल रही थी, और अब आरव के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये देखकर कि वह केवल शटल के सहारे बच नहीं सकता, आरव ने अपने पास खड़ी आलिया की ओर देखा और अनायास ही आह भर दी। ये स्थिति पहले जो हुआ था उससे कितनी मिलती जुलती है। जब वह व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड के वश में था और आशी उसका पीछा कर रही थी, तब उसके साथ रहने वाली महिला अलीसा थी। आज भी वही है जिसका पीछा किया जा रहा है। उसके पास आलिया है, और उसके हाथ में अब भी केवल 100 माइल एस्केप टैलिस्मन ही है। सच में ये किस्मत ही है कि वही घटना उसके साथ 2 बार हुई। लेकिन इस बार एक फर्क था। उस समय वह अलीसा की असल पहचान नहीं जानता था और उसके मन में संदेह था। साथ ही वह केवल व्हाइट हेड ईवल लॉर्ड का पीछा कर रहा था। इसी वजह से उसने अलीसा को अकेले भागने दिया था और फिर खुद 100 माइल एस्केप टैलिस्मन का उपयोग करके निकल गया था। लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से संभव नहीं था। अब जब वह जान चुका है कि वह अलीसा की बहन है, तो वह किसी और महिला को जोखिम उठाने नहीं दे सकता। उसके पीछे दर्जन भर से अधिक लोग लगे हुए थे, और उनमें से हर एक आलिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी कलाई घुमाई और नीलामी में अभी अभी प्राप्त किया गया 100 माइल एस्केप टैलिस्मन निकाल लिया। इसे ले लो और अभी निकल जाओ। आलिया ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि पूछा, अगर मैं चली गई तो आप क्या करेंगे? चिंता मत करो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा जीजा बहुत काबिल है? मेरे पास और भी तरीके हैं। आरव ने पीछे की ओर नजर डाली और जल्दी से कहा, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। जीजा, इसे आप ही अपने पास रखिए। मुझे अपनी बहन की थोड़ी याद आ रही है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, और साथ ही इन कमीने लोगों को रोकने में भी आपकी मदद करूंगी। 100 माइल एस्केप टैलिस्मन लेने के बजाय आलिया सीधे आकाश से नीचे कूद पड़ी और पीछे आ रहे लोगों की ओर दौड़ पड़ी। तुम वापस आओ। आरव, जो 9 हेवंस को नियंत्रित करते हुए पीछे की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था, उस छोटी लड़की पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। उसने नहीं सोचा था कि वह ऐसा फैसला करेगी, और तब तक उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। आलिया ने अपनी लंबी तलवार निकाली और सीधे लोकेश पर हमला कर दिया। एक छोटी सी चींटी भी मेरी राह रोकने की हिम्मत करती है। लोकेश की गति बिल्कुल कम नहीं हुई। उसका हत्या का इरादा प्रचंड था, और उसकी अमर ऊर्जा से बना विशाल हाथ सीधे उसकी ओर बढ़ा। आलिया की तलवार उस बड़े हाथ में घुस गई, लेकिन तुरंत ही वह उसके पंजे में जकड़ ली गई। उसी क्षण वहां से एक भयानक आभा फैलने लगी। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, उसका दिल उसी पल टूट गया। दोनों बहनों ने अंतिम क्षण में खुद को बचाने के लिए अपने प्राइमोर्डियल स्पिरिट को विस्फोट कर दिया था। एक कानफाड़ देने वाली गर्जना के साथ लोकेश का अमर ऊर्जा वाला हाथ तुरंत टूट गया, और आलिया शून्य में विलीन हो गई। लेकिन बस इतना ही, ग्रेट इमॉर्टल का आत्मविस्फोट अपेक्षाकृत कमजोर होता है, और वह ग्रेट इमॉर्टल की प्रगति को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। लोकेश और उसके पीछे के लोग तेजी से आगे बढ़े और सीधे आकाश की ओर बढ़ गए। इस समय आरव की आवाज भर्रा गई थी। उसका दिल टूट चुका था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस छोटी लड़की की मौत ने उसे असहनीय दर्द दिया, लेकिन वह ये भी जानता था कि इस समय वह कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकता, वरना आलिया की मौत व्यर्थ हो जाएगी। तुम लोग इंतजार करो, तुम्हारा जीजा तुम्हारा बदला जरूर लेगा। ये कहकर उसने तुरंत 9 हेवंस को समेट लिया और 100 माइल एस्केप टैलिस्मन सक्रिय कर दिया। एक चमक के साथ वह वहीं से गायब हो गया।
व्हाइट एस्केप टैलिस्मन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बच जाओगे? लोकेश ने दांत पीसते हुए अपने पास खड़े सरताज की ओर देखा। उसे अभी ढूंढो, वह कहाँ है? बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। नीलामी के बाद वे अच्छी तरह जानते थे कि आरव के पास केवल एक ही 100 माइल एस्केप टैलिस्मन है। अगर वह एक बार बच गया तो दूसरी बार उसे मौका नहीं मिलेगा। जब मैं उस छोटे गोल्डन इमॉर्टल को फिर से पकड़ लूंगा, वही मेरा इनाम पाने का समय होगा। ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल ने अपने हाथ में पकड़े लंबे नाक वाले जानवर को नियंत्रित किया और फिर से आरव की आभा खोजने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसने साउथ पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। वहां, बिना किसी हिचकिचाहट के, पूरा समूह साउथ पूर्व दिशा में तेजी से बढ़ गया। आरव फिर से प्रकट हुआ। अब वो 100 मील से भी ज्यादा दूर था। इस बार उसने 9 हेवंस का उपयोग नहीं किया, बल्कि तेजी से आगे बढ़ते हुए भौहें सिकोड़ीं। पीछे वो परेशान करने वाला लंबे नाक वाला जानवर है, वह जरूर पकड़ लेगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। अगर कोई और होता तो शायद उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आरव के मन में हलचल हुई और अचानक उसे एक उपाय सूझा। तुम मेरी आभा से मेरा पीछा कर रहे हो, तो देखते हैं तुम मुझे कैसे पकड़ते हो। ये सोचकर उसने हाथ उठाया और इशारा किया और हवा में 20 ड्रोन्स प्रकट हो गए। ये एरिया 51 की नरेशतम उपलब्धियां थीं, जो न केवल तेज थीं बल्कि इनकी बैटरी लाइफ भी बेहद लंबी थी। अब तक वे गोदाम में पड़े थे और उपयोग का कोई मौका नहीं मिला था, लेकिन अब उन्हें इस्तेमाल करने का सही समय था। उसने उनमें अपनी आभा भर दी, फिर बटन दबाया और 20 ड्रोन्स तुरंत गरजते हुए अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। इसके बाद उसने 1 ट्रांसफॉर्म्स इनटू 3 प्योर वंस तकनीक का उपयोग किया और 2 डाउ बॉडीज को बुलाया, जो 2 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। ये सब व्यवस्था करने के बाद वह ब्लॉसम्शन की दिशा में तेजी से बढ़ गया। कुछ ही देर बाद लोकेश 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ वहां पहुंच गया। लंबे नाक वाला जानवर अब तक अपनी नाक से रास्ता दिखा रहा था, लेकिन यहां पहुंचकर वह अचानक रुक गया। उसकी आंखों में उलझन थी। लोकेश ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? जल्दी बताओ, वह लड़का किस दिशा में भागा? सिटी लॉर्ड, कृपया चिंता न करें। ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल ने जानवर के सिर पर हाथ फेरा। जल्दी ढूंढो, वह कहाँ गया? लंबे नाक वाले जानवर ने जोर जोर से सूंघा और लगातार दिशा बदलता रहा। यहाँ, यहाँ और यहाँ। पलक झपकते ही उसने 23 दिशाओं की ओर इशारा कर दिया। अब तो सरताज भी उलझन में पड़ गया। सिटी लॉर्ड, कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा बीस्ट पेट कह रहा है कि उसकी आभा इन सभी दिशाओं में महसूस हो रही है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? लोकेश झुंझलाकर बोला। वह अकेला है, फिर वो इतनी दिशाओं में कैसे जा सकता है? ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल हकलाते हुए बोला, यह मुझे भी नहीं पता। तुम्हें यह नहीं पता, तुम्हें वह नहीं पता, फिर तुम्हारा क्या उपयोग है? आरव की दिशा का पता न चलने पर लोकेश बेहद क्रोधित हो गया। उसने एक थप्पड़ में ग्रेट स्पिरिट इमॉर्टल को चूर चूर कर दिया और उसका स्टोरेज रिंग छीन लिया। काले वस्त्र पहने अमर ने कहा, सिटी लॉर्ड, वह लड़का शायद कोई क्लोन इस्तेमाल कर रहा है। लगता है हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना होगा। यही एक तरीका है। लोकेश ने आसपास के लोगों की ओर देखा और कहा, जो भी उस लड़के को मेरे पास लाएगा, उसे 500 मिलियन निम्नस्तरीय इमॉर्टल क्रिस्टल्स इनाम में मिलेंगे। ये कहकर वह खुद एक दिशा में तेजी से निकल पड़ा। बाकी लोग भी अलग अलग दिशाओं में बंटकर खोजने निकल गए। एक पीक ग्रेट इमॉर्टल होने के कारण लोकेश की गति बेहद तेज थी। 1000 मील उड़ने के बाद उसे आगे एक अजीब चीज उड़ती हुई दिखाई दी। यह क्या है? वह जल्दी से उस ड्रोन के पास पहुंचा। उसे अपनी डिवाइन सेंस से जांचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। लेकिन एक बात निश्चित थी, उस पर आरव की आभा मौजूद थी। हालांकि दूर से वह उसका पीछा नहीं कर सकता था, लेकिन पास आने पर वह उसे महसूस कर सकता था। ये कमीना सच में बहुत चालाक है। लोकेश ने अपनी शक्ति छोड़कर उस ड्रोन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब उसे समझ आ गया कि लंबे नाक वाले जानवर ने इतनी दिशाएं क्यों बताई थीं। हर दिशा में ऐसा ही कुछ था, लेकिन असली केवल एक ही था। जब ये तरीका काम नहीं आया, तो उसने तुरंत दिशा बदली और फिर से पीछा किया, लेकिन 1000 मील बाद उसे फिर एक और ड्रोन मिल गया। काले वस्त्रों में वह आदमी तेजी से आगे बढ़ रहा था और आखिरकार उसने दूर आरव को देख लिया, जिससे वह बेहद खुश हो गया। इतने सारे लोग अलग अलग दिशाओं में खोज रहे थे, ऐसे में उनका टकरा जाना वाकई अविश्वसनीय था। इसे केवल किस्मत ही कहा जा सकता था। हा, बच्चे, अब देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। एक ग्रेट इमॉर्टल होने के नाते उसकी गति बेहद तेज थी। पलक झपकते ही उसने रास्ता रोक लिया।
आरव रुक गया और बेबस होकर बोला, सीनियर, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। क्या मैंने आपको पहले इमॉर्टल क्रिस्टल्स और पिल्स नहीं दिए थे? काले वस्त्रों वाला ग्रेट इमॉर्टल हंस पड़ा, हर चीज का अपना समय होता है, वह हमारी डील थी। क्या मैंने तुम्हें आइस सोल एसेंस नहीं दिया था? सच कहूं तो इस आइस सोल एसेंस की मदद से मैंने पहले ही काफी अच्छी चीजें हासिल कर ली हैं। नीलामी घर तुम्हें दे सकता है, लेकिन तुम इसे लेकर जा ही नहीं सकते, और तुम्हारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं वे अब मेरी हैं। अभी सब कुछ सौंप दो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारा अंत तय है। तब आरव को समझ आया कि यह बूढ़ा दूसरों को धोखा देने का आदी है, नीलामी में खजाने बेचता है और फिर बाहर निकलने के बाद उन्हें वापस छीन लेता है। वह बेहद नीच था। बूढ़े, तुमसे एक बात कहनी है, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। मरने वाले हो और फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। काले वस्त्रों वाला अमर हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये कहते हुए वह जोर से हंस पड़ा, उसे लगा कि इस बार उसे बहुत बड़ा फायदा मिला है। भले ही सामने वाला अपनी असली शक्ति छुपा रहा हो, फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार पकड़ लिया तो न केवल आइस सोल एसेंस वापस मिल जाएगा, बल्कि इमैक्युलेट हेवनली बुक और गोल्डन स्केल आर्मर भी उसके हो जाएंगे। इसके अलावा ये छोटा सा लड़का काफी अमीर लगता है, पता नहीं उसके पास कितने खजाने होंगे। अगर लोकेश यहाँ होता तो शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अब जब वो अकेला है तो सारा फायदा उसी का है। ये देखकर कि छोटा गोल्डन इमॉर्टल उसके दबाव के सामने बिल्कुल बेबस है, वह बहुत खुश हो गया। लेकिन सबको चौंकाते हुए उसका बड़ा हाथ सीधे आरव के शरीर के आर पार निकल गया और कुछ भी पकड़ नहीं पाया। यह क्या? काले वस्त्रों वाले अमर का चेहरा अचानक बदल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अभी एक क्लोन से लड़ रहा था। उसने चारों ओर देखा और अपनी शक्तिशाली डिवाइन सेंस फैलाकर फिर से खोजा, लेकिन फिर भी आरव का कोई निशान नहीं मिला। तुम सच में बहुत चालाक हो, देखते हैं तुम कहाँ तक भागते हो। चूंकि ये दिशा गलत थी, उसने तुरंत दिशा बदली और दूसरी ओर पीछा करने लगा। ऐसे ही दृश्य हर दिशा में हो रहे थे। कुछ लोगों ने क्लोन देखा तो कुछ को ड्रोन्स मिले। लोकेश ने लगातार 3 दिशाओं में पीछा किया, लेकिन अंत में उसने केवल 3 ड्रोन्स ही नष्ट किए, जिससे वह गुस्से से भर गया। इसी समय उसे ट्रेजर सिटी से एक संदेश मिला कि ऑक्शन टावर की जांच के जरिए पता चला है कि यह छोटा गोल्डन इमॉर्टल ब्लोसम हेवन से आया है और इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य है। ऑक्शन टावर आमतौर पर मेहमानों की जानकारी उजागर नहीं करता, लेकिन लोकेश की स्थिति खास थी। आखिर वह ट्रेजर सिटी का सिटी लॉर्ड था। वे ट्रेजर सिटी में व्यापार करते थे, भले ही वे सीधे शामिल न हों, लेकिन कुछ जानकारी देना स्वीकार्य था। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, चाहे तुम हेवनली किंग ही क्यों न हो, आज मेरे बेटे की मौत की कीमत चुकानी होगी। लोकेश ने दांत पीसते हुए कहा। अपने बेटे का बदला लेने के लिए अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, और वह सीधे इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट की ओर उड़ गया। बाकी लोगों ने भी अपने अपने सोर्स से जानकारी हासिल की और ब्लॉसम्शन की ओर दौड़ पड़े। उनके अनुसार, चाहे ये छोटा गोल्डन इमॉर्टल कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिरकार उसे अपने सेक्ट में लौटना ही होगा। इस समय आरव ने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसके पीछे कोई नहीं है, और फिर से 9 हेवंस को बुलाकर ब्लोसम हेवन की ओर तेजी से उड़ चला। वह सबको भटका चुका था, और अब उसकी यात्रा बिना किसी रुकावट के चल रही थी। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। उसे नहीं पता था कि कब कोई शक्तिशाली अमर उसका पीछा करने आ जाए, इसलिए उसने बिल्कुल भी ढील नहीं दी और पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। करीब एक दिन बाद वह रोज हेवन से निकलकर 3 रेल्म्स माउंटेन के पास पहुंच गया। आधे दिन बाद उसे दूर इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट का द्वार दिखाई देने लगा। उसी समय एक आकृति अचानक सामने आई और एक लंबा पतला मध्यायु का आदमी उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसकी झुकी हुई भौहें और तिरछी आंखें उसे बेहद बदसूरत बनाती थीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। हा, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से अच्छे काम किए थे कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। उसने सोचा था कि अब वो सुरक्षित रूप से सेक्ट में लौट जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम कदम पर भी ये परेशान करने वाले लोग उसे ढूंढ लेंगे। तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि यह कहाँ है? यह अब टाइम नहीं है। तिरछी आंखों वाला आदमी हंसते हुए बोला, मैं क्या चाहता हूँ, ये तो साफ है। तुम्हारे पास जो खजाने हैं, बाकी सब छोड़ो, सिर्फ तुम्हारा सिर ही 500 मिलियन निम्नस्तरीय इमॉर्टल क्रिस्टल्स के बराबर है।
लेकिन अगर तुम शांति से आइस सोल एसेंस और इमैक्युलेट हेवनली बुक मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ने पर विचार करूं। ठीक है, ये लो, आरव ने कहा और अचानक उसके सीने की ओर मुक्का मार दिया। जानते हुए कि बात अच्छे से खत्म नहीं होगी, उसने एक्सटिंक्शन गॉड फिस्ट से पहले हमला करना ही बेहतर समझा। इसके अलावा वह पहले भी 3 बार ग्रेट इमॉर्टल के शिखर स्तर के लोगों को हरा चुका था। हालांकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन अब उसे फिर से कोशिश करनी थी। छोटे, तुम अभी बहुत दूर हो। तिरछी आंखों वाले आदमी की आंखों में तिरस्कार झलक उठा और उसने हाथ बढ़ाकर आरव का मुक्का पकड़ लिया। धप की आवाज के साथ मुक्का उसकी हथेली पर जोर से लगा। लेकिन इस बार चमत्कार नहीं हुआ। आरव को जोरदार झटका लगा और वह कई फीट दूर जा गिरा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार निकल आए। तिरछी आंखों वाला आदमी वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। उसके चेहरे पर आराम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। ये तो उसने हाथ रोक कर किया था। अगर वह पूरी ताकत लगाता तो आरव शायद गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर भी सकता था। यह क्या हो रहा है? आरव ने अपने सूजे हुए हाथ की ओर देखा। उसने पहले इसी मौके से फॉल्कन सेक्ट के नारद को हरा दिया था, फिर यह इस आदमी पर असर क्यों नहीं कर रहा? उसकी शक्ति तो वही है, वही एक्सटिंक्शन गॉड फिस्ट है, फिर परिणाम इतना अलग क्यों? छोटे, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ही ले लूंगा। और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। डूजिए ने अपनी आभा फैलाई और फिर से आरव को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत किसने की? शब्द अभी दूर आसमान में गूंज ही रहे थे कि आखिरी शब्द गिरते ही एक पतली, सुंदर आकृति आरव के सामने आ खड़ी हुई। नई आने वाली सफेद वस्त्रों में थी। उसके नयन नक्श अत्यंत सुंदर और अनुपम थे। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर पलक थी। ये तिरछी आंखों वाले आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो उसकी आभा से ही समझ गया कि सामने ग्रेट इमॉर्टल से भी ऊपर का कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जिससे वो मुकाबला नहीं कर सकता। उसने मन ही मन आह भरी। वो एक कदम देर कर चुका था। वह चालाक था। जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा, एक धुंधली परछाई बनकर दूर भाग गया। मेरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य को अपमानित करके भाग जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। पलक ने हाथ उठाया और लहराया। एक तेज तलवार की ऊर्जा आकाश को चीरती हुई सीधे उसकी पीठ पर जा लगी। 2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ है। 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।